हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? जैसे कि मैंने एमपीजीके की सीरीज स्टार्ट की है और मैंने आपको एमपी के गवर्नर्स की लिस्ट पूरी करा दी है और आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो भी कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए एमपीजीके की इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं एमपीपीएससी, एमपी पटवारी और काफी सारे एमपी के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए इस सीरीज को आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैंने करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराए जा रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है, तो इसलिए जो भी सेशंस मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ उन्हें जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे पहले बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की। ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो रहा है 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा है। ये हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। अब इनका जन्म जो हुआ है 2 अगस्त 1877 को हुआ है। इनकी मृत्यु हुई है 31 दिसंबर 1956। ठीक, अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखिए, जो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आ रही हूँ, इन्हीं फैक्ट्स से निकलकर आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी तरीके से डिटेल में मैंने जो एमपी के गवर्नर्स हैं वो पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं। उसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए जो एमपी के गवर्नर्स हैं उन सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको बहुत ही शानदार फैक्ट्स कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सन 1906 में इन्होंने रायपुर में वकालत स्टार्ट करी थी। सदा जनहित के कार्य में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर वकालत छोड़ी राजनीति में आए। किसके नेतृत्व में आए थे? ये आए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा मूवमेंट था, मतलब कौन सा क्षण था या कौन सा आंदोलन था जिस आंदोलन की वजह से जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं उन्होंने राजनीति पे कदम रखा। तो वो उस आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कब? 1932 में। और इन्होंने 1935 में फिर से वकालत स्टार्ट की। देखिए, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्हें जब राजनीति में आए तो इन्हें वकालत छोड़ दी। लेकिन जब ये 3 साल इन्हें हो गए तो इन्होंने बाद में फिर से वकालत स्टार्ट की थी। और इन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के आधुनिक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 27 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये सीपी और बरार मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सीपी और बरार, सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1953 तक ये सीपी बरार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपसे ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सीपी बरार यानी मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। तो उसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। जब तक मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था उससे पहले जो थे हमारा मध्य प्रदेश जब बना है उससे पहले सीपी एंड बरार, मध्य भारत, ये अलग अलग डिवीज़न थे ना, रियासतें थी अलग अलग। जब अलग अलग डिवीज़न थे मध्य प्रदेश के, जिसमें से एक था सीपी और बरार, है ना। और सीपी बरार जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तो इन सभी को मिलाया गया, तब जाके मध्य प्रदेश बना। उससे पहले लेकिन मध्य प्रदेश नहीं था। जैसे ही मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? सीपी क्या है? सेंट्रल प्रोविडेंस, मध्य प्रांत, मतलब बीच में। ठीक है,
अब मध्य प्रदेश मध्य से याद रखिए आप, और पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। जब तक मध्य प्रदेश नहीं था तब तक ये क्या थे? सीपी बरार, मतलब मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश बनाया गया तो ये मध्य प्रदेश बनने के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1923 में ये स्वराज पार्टी की ओर से सभा के सदस्य भी चुने गए। 1926 से 1937 तक ये रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। देखिए 1913 में इन्होंने काम्य कुब्ज पत्रिका का संपादन किया है। कौन सी पत्रिका? काम्य कुब्ज। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कब किया? 1930 में, 1913 में किया है काम्य कुब्ज पत्रिका का संपादन। 1936 में ये प्रांतीय धारा के चुनाव में बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई थी। 1936 में जो प्रांतीय धारा सभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई, और उसमें जो नेतृत्व किया था एन.बी. खरे। एन.बी. खरे के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और जैसे ही जब ये शिक्षा मंत्री बने हैं इन्होंने विद्या मंदिर योजना स्टार्ट करी है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री के पद पर थे तब इन्होंने विद्या मंदिर योजना स्टार्ट नहीं करी थी। लेकिन जब 1936 में जो प्रांतीय धारा सभा के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी। और ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है कि किनके मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था? तो वो था एन.बी. खरे के नेतृत्व में। तब किसका मंत्रिमंडल था? एन.बी. खरे। ठीक है, तब इन्होंने कौन सी योजना स्टार्ट की? विद्या मंदिर योजना। देखिए विद्या मंदिर योजना जो है इसमें एजुकेशन के साथ साथ इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैसे बना जाए इसकी शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, ये थी विद्या मंदिर योजना। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना का श्रेय भी इन्हें जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, विद्या मंदिर योजना किनके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये रविशंकर शुक्ल के द्वारा स्टार्ट की गई। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, एट प्रेजेंट भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। क्यों? हमारे जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को अलग कर दिया गया है ना, तो भिलाई इस्पात जो है कहाँ आ जाएगा? छत्तीसगढ़ में। तो ये भी किनके कार्यकाल में शुरू किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र? पंडित रविशंकर शुक्ल के। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या मंदिर योजना किनके कार्यकाल में स्टार्ट की गई? दूसरा, भिलाई इस्पात संयंत्र किनके कार्यकाल में स्टार्ट किया गया? ठीक है, तो आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन बन भी आएगा आपके लिए कि आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डॉक्टर खरे के त्यागपत्र देने के बाद शुक्ल जी मुख्यमंत्री बनाए गए और इन्हें अगस्त 1938 से 10 नवंबर 1939 तक मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पुराने मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था तब की बात हो रही है ना। अब इन्हें अवज्ञा भंग के अपराध में 1940 में पुनः जेल भेजा गया। पहले 1932 में ये जेल गए और उसके बाद इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब ये राजनीति में आए थे। ठीक है, और फिर इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया। राज्य पुनर्गठन के पश्चात 1956 में ये सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। जबलपुर में हुई कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार माया राम सुरजन को साक्षात्कार देते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश को देखते हुए कहा, गणेश जी जैसा गुण संपन्न। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे? जो MPPSC का एग्जाम वनडे एग्जाम होता है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी अब देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है ना। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि गणेश जी जैसा गुण संपन्न, है ना, गणेश जी जैसा गुण संपन्न भी, ये स्टेटमेंट मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया? आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, चार मुख्यमंत्री के नाम दे दिए जाएंगे। तो उसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ऐसा आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, इसलिए ये आप जरूर नोट डाउन करिएगा। देखिए हुआ क्या था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, उन्होंने
मध्य प्रदेश को जब देखा, मध्य प्रदेश को देखते हुए कहा ये भी कोई राज्य हुआ, कहीं सिर तो कहीं पैर। तब जो साक्षात्कार हैं, कौन जिन्होंने साक्षात्कार लिया, वो थे मायाराम सुरजन। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल से पूछा कि आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा मध्य प्रदेश ऐसा ही है? तब जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं उन्होंने रिप्लाई दिया था कि गणेश जी जैसा गुण संपन्न, है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इन्हें जो अवार्ड्स, जो अचीवमेंट्स हैं इनके। देखिए, शुक्ल जी के नाम पर इनके सम्मान में 1995 में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। देखिए, जो अवार्ड्स वाले क्वेश्चन है ये एमपी के एग्जाम में, जो एमपीपीएससी में यूनिट 8 है, प्री का यूनिट 8 है, उसमें करंट अफेयर में अवार्ड्स का टॉपिक डायरेक्ट दिया हुआ है। इसलिए जो अवार्ड वाले और जो गेम्स हो गए, ये वाले क्वेश्चंस एमपी के एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है कि उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री के सम्मान में स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल के। कब किया गया? 1995 1996 के बीच में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। दिल्ली में स्थित भारत के संसद भवन परिसर में रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा मौजूद है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो संसद भवन है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री की प्रतिमा संसद भवन में मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी की। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम भी पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, जो भिलाई इस्पात कारखाना है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भिलाई इस्पात कारखाना कब बनाया गया था? जब पंडित रविशंकर शुक्ल का जो कार्यकाल था, तब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। चूँकि भिलाई इस्पात संयंत्र 1 नवंबर 2000 को कहाँ चला गया, जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कहाँ चला गया? सीजी, छत्तीसगढ़ में, है ना। और मतलब ये छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर विश्वविद्यालय किनके नाम पर रखा गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। ठीक, तो ये जो अवार्ड्स है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1992 में इनका डाक टिकट भी जारी किया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज भगवंत राव मंडलोई। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक रहा है। उसके बाद 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहा है। और इनका जन्म जो हुआ है 15 दिसंबर 1892 मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ है। आपको ना ये सिटी भी पता होना चाहिए कि कौन से मुख्यमंत्री का जो जन्म प्लेस, जो बर्थ प्लेस है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ हुआ इनका जन्म? खंडवा में। 3 नवंबर 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। अब इनके बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर भगवंत राव मंडलोई। अब आप इसमें जो कार्यकाल देख रहे हैं 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957, फिर 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक इन्हें बनाया गया। ये तो इनका कार्यकाल था। और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा भगवंत राव मंडलोई। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की प्रदर्शनी समिति के प्रमुख भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो त्रिपुरी अधिवेशन में प्रदर्शनी समिति के प्रमुख थे? और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कब है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 1939 में। और इनमें प्रदर्शनी समिति मतलब त्रिपुरी अधिवेशन से रिलेशन रखते हैं कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवंत राव मंडलोई। और मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक में ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 1947 में संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। 1951 से 1952 जो प्रथम मंत्रिमंडल था, पहले जो चुनाव हुए हैं, इसमें ये राजस्व मंत्री थे, है ना। जो प्रथम लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें इन्हें राजस्व मंत्री भी बनाया गया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1970 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण दिया गया।
कब दिया गया था? 1970 में। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांस। अवार्ड्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अवार्ड्स हो गया, उपाधि हो गई, सम्मान हो गया, स्टेटमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा रही हूँ। और इन्हें कब मिला है? 1917 में मिला है। 1970 में, है ना। और मध्य प्रदेश शासन ने इनके सम्मान में कृषि महाविद्यालय खंडवा एवं भगवंत सागर जलाशय का नामकरण भी किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि महाविद्यालय खंडवा और भगवंत सागर जलाशय जो है किन के नाम पर रखा गया? तो वो आंसर हो जाएगा मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई जी के नाम पर रखा गया है। ये एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू का जो कार्यकाल रहा है 31 जनवरी 1957 से 14 अप्रैल 1957 तक रहा। फिर 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा। ये कंटिन्यू रहे हैं, ठीक है। ये इनकी इमेज है। फिर इनकी जो जन्म हुआ है इनका 17 जून 1887 और कहाँ हुआ है? जाबरा कहाँ आएगा? रतलाम में। इनकी मृत्यु हुई है 17 फरवरी 1988 में। चलिए तो कैलाशनाथ काटजू के बारे में, श्री कैलाशनाथ काटजू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1913 में LLM की इन्होंने डिग्री की है, ये भी मतलब वकालत से रिलेटेड है। 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा ने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री से विभूषित भी किया गया। 7 वर्ष तक कानपुर में वकालत करने पर 1914 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल के ये चेयरमैन भी बनाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 18 महीने का कारावास हुआ। और अगस्त 1942 में ये इन्होंने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भूमिका निभाई और 9 महीने के लिए इन्हें हिरासत में लिया गया। ये कांग्रेस के टिकट पर संयुक्त प्रांत से संविधान। अब देखिए कहाँ से आए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कौन? कैलाश नाथ काटजू। कहाँ से चुने गए थे? संयुक्त प्रांत से। जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है ना। 1951-52 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये क्या रहे? गृह मंत्री रहे, क्योंकि ये भी क्या है? प्रथम लोकसभा चुनाव है। प्रथम लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो मंत्री रहे हैं केंद्र में मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और केंद्र में वो मंत्री रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट में, तो वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि वो प्रथम लोकसभा चुनाव थे। ये प्रथम लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री और विधि मंत्री बनाए गए थे। और जो भगवत राव मंडलोई उन्हें क्या बनाया गया था? राजस्व मंत्री, है ना। वही प्रथम लोकसभा चुनाव था। और फिर इन्हें राज्य मंत्री व गृह मंत्री भी 1955 में बनाया गया था। 1957 में रक्षा मंत्री और फिर 31 जनवरी 1957 में ये जाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिसने नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र काफ़ी फेमस है, कौन सी जो कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती है? एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा जो हेराल्ड इसे प्रिंट किया जाता है, हेराल्ड समाचार पत्र को। और इसके संस्थापक सदस्य के रूप में कौन रहे हैं? कैलाश नाथ काटजू। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से बिलोंग या सब रिलेशन रखने वाले या उसके सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री ने कार्य किया है? तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। 1937 में वकालत छोड़ी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में न्याय, उद्योग और विकास मंत्री भी रहे हैं। अब 1947 से 1948 तक उड़ीसा के गवर्नर और 1948 से 1951 तक ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा के गवर्नर और पश्चिम बंगाल गवर्नर रह चुके हैं? तो आंसर होगा कैलाश नाथ काटजू। इस साल जो MPSC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो हरियाणा के भी रह चुके हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपको जो गवर्नर्स की लिस्ट कराई है उसमें बहुत अच्छे से इसी तरीके से आपको डिटेल में पढ़ाया गया। आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको अगर गवर्नर्स की लिस्ट का जो सेशन कराया गया उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, उस सेशन को देखने के बाद
आपका एक भी क्वेश्चन गवर्नर से बाहर नहीं आएगा, है ना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते। मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं। अब इन्होंने इलाहाबाद लॉ के जनरल के संपादक के रूप में भी कार्य किया है, इलाहाबाद लॉ जनरल के संपादक के रूप में। अब इनकी जो बुक्स हैं, देखिए बुक्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। इन्होंने आपसे डायरेक्ट नाम दे दिया जाएगा कि ये कौन से मुख्यमंत्री की बुक है। तो देखिए, माय पेरेंट्स और रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी, वो दिन जो मुझे याद है, ये तीनों बुक्स किसकी हैं? कैलाश नाथ काटजू जी की, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनका जो कार्यकाल रहा है 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक रहा है, और फिर जो रहा है 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक रहा है। ये हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 5 अगस्त 1901 और मृत्यु हुई है 31 मई 1988, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्हें मध्य प्रदेश का चाणक्य भी कहा जाता है। द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो आधुनिक निर्माता है मध्य प्रदेश के, वो किन्हें कहा गया था? रविशंकर शुक्ल जी को कहा गया था। इसी तरीके से ये होते हैं नाउन वाले क्वेश्चन, संज्ञा वाले, है ना। और एमपीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। जबलपुर में दैनिक समाचार, ये लोकमत समाचार पत्र कौन सा है? ये लोकमत, सारथी और शारदा, ये तीनों जो इन तीनों पत्र का इन्होंने क्या किया है? संपादन कार्य किया। कौन कौन सा? लोकमत, सारथी और शारदा। 1921 में प्रथम सविनय असहयोग 1921 में प्रथम असहयोग आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। 1930, 32, 42, 40 और 42 में भी इन्हें कुल 7 वर्ष तक क्या हुई थी? जेल। 7 वर्ष से अधिक अवधि तक ये जेल में रहे हैं, और जेल में रहकर इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। तो आंसर तो हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। और क्वेश्चन ऐसा बन के भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने जेल में रहते हुए एक महाकाव्य लिखा, तो भी आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है, ठीक। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, तो आप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। कुछ भी आपको ये अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते आप, और आपको कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कब? 1963 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। और इन्होंने, इनकी आत्मकथा कौन सी है? लिविंग एन एरा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिविंग एन एरा, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है।